ओके बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम आपके 11th में फिजिकल केमिस्ट्री का ये आखिरी पार्ट चल रहा है, विच इज आयनिक। और आयनिक इक्विलिब्रियम में आज हमें जो बात समझनी है, दैट्स अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन। बच्चों, आयनिक में जितने भी सेगमेंट्स हम लोग पीछे पढ़े हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, ऑल आर वेरी हाई पोटेंशियल मार्क्स जनरेटिंग पोर्शंस, so please be very careful and all are of course very easy but connected with each other। तो शुरू से समझना जरूरी है। बफर सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। पहले तो बफर सॉल्यूशन का मतलब ही समझें, फिर बफर के जितने भी टाइप्स होते हैं उसको भी समझा जाए। तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा स्पेशल कैटेगरी ऑफ द सॉल्यूशन है विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। सिंपल, विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच लिखिए नहीं, पहले मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ कि भाई पहले पानी रखा हुआ था, है ना। पहले क्या था, वाटर था, और ये प्लेन वाटर था, नॉर्मल वाटर था, इसमें और कुछ भी आयमाय मिक्स नहीं है, ओनली देयर इज वाटर। तो अगर इस प्योर वाटर का पीएच देखा जाए तो यू विल से दैट दिस इज 7। फाइन, इसका पीएच 7 आता है। ऑफ कोर्स इफ द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका 7 क्यों होता है, पीछे के लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। अब क्या किए कि इस प्योर वाटर में दो काम करते हैं। एक बार क्या किए कि इस पानी से भरे हुए बर्तन में कुछ एसिड डाल दिए, है ना। क्या कर दिए, कुछ एसिड एडिशनली डिसॉल्व कर दिए। सो नाउ दिस इनिशियल न्यूट्रल सॉल्यूशन has now been converted to a acidic solution, and of course the solvent is water. So for this acidic solution, if you are asked about the pH, you will definitely answer, sir, it will be definitely less than 7। कितना 7 से कम होगा ये निर्भर करेगा कि आप कितना एसिड मिलाते हैं, फिर जो एसिड मिलाते हैं उसका कंसंट्रेशन क्या है। तो उन सारी बातों पर हम ये पीएच की वैल्यू डिपेंडेंट है। कैसे कैलकुलेट की जाती है, दिस ऑलरेडी वी हैव डन इन प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, नाउ इफ इन दिस प्लेन नॉर्मल वाटर इफ यू आर एडिंग सम बेस, सो मैं इस तरह से एरो बना दूंगा तो ठीक रहेगा। यहां से यहां पहुंचे और यहीं से हम यहां भी पहुंचे। सो इनिशियल सोर्स इज द प्राइमरी नॉर्मल वाटर, उसके बाद उसी में एसिड किए, उसी में बेस ऐड किए। सो व्हेन यू ऐड सम बेस इन द प्योर वाटर, नाउ योर सॉल्यूशन टर्न्स बेसिक। सो दिस इज योर बेसिक सॉल्यूशन, aqueous base, and its pH is definitely greater than 7, and its pH has now become greater than 7। okay, अब ये बात तो तय है कि अगर पानी की जगह कुछ और भी रहता और उसमें आप थोड़ा सा एसिड मिलाते तो नेचुरली उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता। तो उसका जो भी पीएच रहता, वेदर इट इज 7 और मोर देन 7 और लेस देन 7, एनीथिंग, वो पीएच क्या होता, अगर मान लीजिए अदर देन वाटर कुछ रहता और उस केस में हम अगर पीएच को x लिखते तो यहां जो पीएच है वो डेफिनेटली क्या होने वाला था, 7 से कम, और यहां सॉरी नॉट 7 से कम, x से कम रहता, और यहां जो पीएच है वो x से ज्यादा बढ़ जाता। क्यों, एज यू एड सम एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, सो इट्स पीएच विल रिड्यूस। And if you add some base, so basic nature increases and its pH will enhance, है ना। ओके, तो ये X मैंने लिखा कि for any solution apart from water, anything, even water can be there, if water then X is 7, so for any solution। तो किसी भी सॉल्यूशन में एसिड मिलाने से पीएच घट जाता है, पहले तो ये बात समझ आए।
और दूसरी बात ये समझी जाए कि बेस मिलाने से उसका पीएच जो है वो बढ़ जाता है ना। एसिड मिलाने से पीएच कम होगा, बेस मिलाने से पीएच घटेगा। वो किसी भी पीएच का सॉल्यूशन हो, ये एक बेसिक फंडामेंटल नेचर है सॉल्यूशंस का विद रिस्पेक्ट टू देयर पीएच। और रीजन क्या है? रीजन ये हो गया कि यहां पर जो एसिडिक नेचर है दैट इज इंक्रीजिंग, और इस केस में जो बेसिक नेचर है दैट इज इंक्रीजिंग। यहां पर क्या है? बेसिक नेचर बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा बेसिक होगा पीएच उतना ही ज्यादा होता है, पीछे हम लोग कर चुके हैं पीएच। और जितना ज्यादा एसिडिक होगा पीएच उतना ही कम होगा। ओके, अब मान लीजिए कोई ऐसा जटिल सॉल्यूशन हो कि आप एसिड डालें और वो कहे कि भाई ठीक है, अब तुम एसिड मिला रहे हो तो थोड़ा सा हम अपना पीएच बदल देते हैं, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा नहीं बदलेंगे। मतलब इसको ऐसे कहें कि मान लीजिए पानी में आपने जितना एसिड डाला, कुछ एसिड डाल दिया और उसका पीएच से 6 हो गया, और एक उतना ही एसिड आपने एक दूसरे टाइप के सॉल्यूशन में डाला, सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज सेम, इस क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम। तो पानी में उतना एसिड डालने से पीएच घट के 6 हो गया, 7 से 6 हो गया, यानी 1 यूनिट की कमी आ गई। और एक ऐसा सॉल्यूशन में जिसमें आपने उतना ही एसिड डाला, उतना ही वॉल्यूम था, लेकिन पीएच जो है उसका 1 यूनिट कम ना होके से 0.2 यूनिट ही कम हुआ, है ना। पहले जो भी था उससे, देखो एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, बफर सॉल्यूशन को ठीक से एक्सपीरियंस करने के लिए दीज फिगर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। दीज फिगर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज प्योर वाटर एंड से दिस इज अ सॉल्यूशन विच इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। दिस इज अ बफर सॉल्यूशन, और दोनों जो है सेम वॉल्यूम ही है, दोनों में वॉल्यूम कैसा है? सेम ही है। गौर करेंगे बच्चों जरा, यहां पर हमने इस वाटर में एसिड मिलाया एक, उतना ही एसिड इस बफर सॉल्यूशन में भी मिला दिया। तो दोनों ही सिचुएशन में जो एसिड है उस एसिड की सेम स्ट्रेंथ, यानी इक्वल पोटेंशियल का एसिड है दोनों में, और सेम वॉल्यूम, एक ही एसिड है, एकदम आइडेंटिकल ही मिक्स किया हम लोगों ने। तो जब ये प्योर वाटर हुआ तो मानते क्या है, इसका जो पीएच इनिशियल है, जैसे इसका इनिशियल पीएच है दैट इज से लेस, दैट इज 7, और इसका जो इनिशियल पीएच है उसको चलो हम कुछ x लिख लेते हैं। इनिशियल मतलब जब आपने एसिड ऐड नहीं किया, लेकिन जब आपने एसिड मिला दिया तो जो फाइनल पीएच हुआ, से जस्ट फॉर एन एग्जांपल इसका 6 हो गया, और यहां पर जब फाइनल हुआ पीएच तो दैट पीएच इज से x माइनस 0.2। इनिशियल का मतलब है नो एसिड एडिशन, शुरुआत की बात है, नो एसिड एडिशन। और फाइनल सर्कमस्टेंसेस आर आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड। ओके, है ना। तो इनिशियल और फाइनल पीएच जो है सामने नजर आ गए। तो क्या इसमें दिखता है? हमें ये दिख रहा है कि यार यहां जब हम इनिशियल से फाइनल पीएच की बात करते हैं तो हमारा पीएच 1 यूनिट डिक्रीज हो गया, यानी -1 हो गया। और यहां देखे तो नेचुरली उसका जो डिक्रीज हुआ दैट इज बाय अ यूनिट ऑफ -0.2 या 0.2 यूनिट डिक्रीज हो गया। तो कहे कि भाई ये जो पानी है और इस बफर सॉल्यूशन में बेसिक क्या फर्क है? तो एक तो कंपोजिशन का फर्क है ही, लेकिन चलो पीएच में चेंज के हिसाब से क्या फर्क है? तो आप कहेंगे यार ये जो पानी है ना बड़ा कमजोर है, जैसे इसके साथ कुछ ऊंच नीच होती है तुरंत फट से अपना पीएच बदल देता है। ये थोड़ा सा जानदार है, इसमें थोड़ी सी जान है, ये अपना पीएच उतनी आसानी से बदलता नहीं है। एक ही परिस्थिति में पानी 7 से 6 हो गया,
लेकिन इसने केवल 0.2 यूनिट ही पीएच में डिक्रीमेंट किया। तो ये बेसिक फर्क है। तो पीएच में चेंज को कौन ज्यादा रजिस्ट कर रहा है? तो आप कहेंगे नेचुरली ये बफर सॉल्यूशन रजिस्ट कर रहा है। तो फिर पूछा जाए कि भाई कोई बफर बढ़िया बफर कैसे माना गया, कब माना जाए? तो आप कहेंगे जितनी जान इसमें ज्यादा है, जितना ये बाहरी चेंजेस को रोकने की ताकत रखता हो, या जितना कम से कम पीएच में चेंज होने देता हो, उतना ही तगड़ा बफर, उतना ही बढ़िया बफर। तो बफर सॉल्यूशन इज जस्ट अनदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नथिंग एल्स। जैसे अपने यहाँ चीनी, शक्कर और शरबत बनाते हैं, वो सॉल्यूशन है, वैसे एक बफर सॉल्यूशन है, कोई फर्क नहीं है। बस इसका साइंटिफिक रोल क्या है? साइंटिफिक इसका ये रोल है, प्रैक्टिकल रोल ये है कि ये भाई ऐसा स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन है कि इसमें कुछ आप इस तरह की हरकत करें कि जिससे इसका पीएच बदलने वाला हो, तो ये उस हरकत के चलते जितना पीएच एक्चुअल बदलना चाहिए नॉर्मल सॉल्यूशंस में, उतना नहीं बदलने देता है, थोड़ा कम ही चेंज होने देता है। तो अब कोई कहे कि पीएच कैसे बदल सकता है? 3 तरीके होते हैं बच्चों पीएच बदलने के। एक तो क्या है कि जो दिया हुआ सॉल्यूशन है उसमें आप एसिड ऐड कर दें तो पीएच घट जाएगा, जैसे कि यहां बताया मैंने। एक है कि आप बेस ऐड कर दें, देन पीएच विल इंक्रीज। और एक ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करें कि ना कुछ ऐड ना करें, जो दिया हुआ सॉल्यूशन है उसी को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दें। तो व्हेन यू विल डाइल्यूट, तो वो जो सॉल्यूशन नेट होगा उसमें जो भी H+ होगा, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम आप बढ़ा दे रहे। जैसे मान लीजिए एक एसिडिक सॉल्यूशन था, एक जार में आपने 1 लीटर एसिडिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो उसका पीएच 7 से कम है। अब आप गए, आपने क्या किया कि उस जार में 1 लीटर और पानी मिला दिया। तो व्हेन यू मिक्स द वाटर, एडिशनल वाटर, तो जार में मौजूद जो एसिडिक कंसंट्रेशन वो घट जाएगा, क्योंकि पानी बढ़ गया। तो एसिडिक नेचर उसका रिड्यूस हो गया, तो पीएच डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो बफर सॉल्यूशन की उपयोगिता कब है? जब कुछ ऐसी घटना हो जिसमें कि हम सॉल्यूशन का पीएच बदल रहे हो और वो पीएच बदलने ना दे। या देखिए भाई, 100% आइडेंटिकल बफर का मतलब होगा कि पीएच में चेंज हो ही ना, 0। बट ऐसा तो होता नहीं है। तो पीएच में कुछ तो चेंज होगा, लेकिन जितना साधारणतः होना चाहिए उतना चेंज नहीं होगा। ठीक वैसे ही कोई व्यक्ति जो है हेलमेट पहन के सवारी करे, बाइक पे चले, और एक बार बिना हेलमेट के चले, और एक गिर गया तो चोट लग सकती है, दोनों में ही लगेगी, लेकिन हेलमेट पहने रहेगा तो कुछ बचाव हो जाएगा। तो वही बफर सॉल्यूशन है। ठीक, अब ये तो रही बेसिक बफर की बातचीत की बफर का मतलब क्या है। सो आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज द मतलब ऑफ बफर। एंड नाउ वी विल मूव टू द सम टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बफर, है ना। अब थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझ लिया जाए साइंस की, केमिस्ट्री की भाषा में। तो पहले तो यही देख लेते हैं कि चेंज इन पीएच कैसे कैसे हो सकता है। वैसे मैंने समझा तो दिया, लिख भी लेते हैं। सो चेंज इन पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन can take place by three methods. फर्स्ट मेथड देखते हैं, सेकेंड एंड द थर्ड। So first method, if you want to change pH, is addition of acid to existing solution. What is the second method? Second method is similar, that addition of base to existing solution. This is the second method. And the third method is
डाइल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब हो गया कि यू आर decreasing the concentration. So if you do any of these three, pH will change. pH will change. अब थोड़ा सा बफर की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ये होता क्या है। लेकिन किसी भी यूनिट को समझने के लिए थोड़ा बेसिक समझ में आ जाए, थोड़ा आसानी हो जाती है। सो डेफिनेशन में लिखेंगे कि बफर सॉल्यूशन is a special type of solution, is a special type of solution which resist change in pH। ये pH में होने वाले चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ये बहुत ही स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन होता है। ओके, एक तो ये बात हो गई। अब बहुत तरह तरह के बफर सॉल्यूशन बनाने के तरीके हैं, है ना। सो वी कैन prepare buffer solution in many ways। अब वो वेज क्या क्या है देखें। तो अगर ओवरऑल बफर सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया जाए तो 3 तरह के बफर होते हैं बच्चों, है ना। तो अगर हम इस तरह से करें कि बीचों बीच में बफर सॉल्यूशन लिख देते हैं और फिर उसकी 3 ब्रांचेस कर देते हैं, बफर सॉल्यूशंस। तो कुल मिलाकर ये जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं बच्चों। कौन कौन से 3 तरीके हैं जरा देख लें। एक हो जाता है बच्चों एसिडिक बफर, एक हो जाता है बेसिक बफर, और द थर्ड क्लासिफिकेशन इज न्यूट्रल बफर। So overall 3 type of buffer solutions exist practically. The first type is acidic buffer solution। थोड़ा नीचे लिखना था मुझे। Okay, now it's fine. Then the second type is basic buffer solution. This is the second category, and the third category is neutral buffer solution. Neutral buffer solution। तो कुल मिलाकर ये 3 तरह के बफर हो जाते हैं। तो पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये तीनों तरह के बफर होते कैसे हैं, फिर उसके बाद आएगा बफर एक्शन। So now let's begin with the acidic buffer solution, है ना। Acidic buffer solution। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, गौर करिए। तो कैसा भी बफर हो, जो बेसिक प्रिंसिपल है बफर का वो तो वही रहेगा कि उसको पीएच के चेंज को नलीफाई करना है या मोर अप्रोप्रिएटली रिड्यूस करना है या रेजिस्ट करना है। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या हो जाता है कि ये दरअसल 2 तरह के सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक वीक एसिड लेते हैं और वीक एसिड के साथ उस वीक एसिड का सॉल्ट ले लेते हैं। वीक एसिड प्लस
salt of same weak acid। तो ये बनके तैयार हो गया एसिडिक बफर। जो भी वीक एसिड लिया उसका सॉल्ट लिया, मिक्स कर दिया, सो वी विल गेट अ बफर सॉल्यूशन। कहीं कहीं इसी बात को थोड़ा सा और घुमाकर लिखते हैं। कैसे? वीक एसिड जो कंपोनेंट है वो तो ऐसे ही लिखा रहेगा, वीक एसिड। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं तो फिर जो दूसरा कंपोनेंट लिखना है उसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको। जैसे एक बहुत ही कॉमन वीक एसिड माना जाता है एसिटिक एसिड और CH3COOH। अब इसका कोई अगर सॉल्ट पूछे तो CH3COONA, दिस इज द सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड। अब ये जो CH3COONA है, इस CH3COONA के दो हिस्से हैं। कौन कौन से बच्चों? CH3COO- और Na+। और जो वीक एसिड है वो जब आयनाइज होगा तो दैट आयनाइजेज इनटू CH3COO- एंड H+। तो वीक एसिड का जो सॉल्ट है उसी सॉल्ट को कहीं कहीं लिखते हैं कि वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस प्लस सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो CH3COOH जब H+ रिलीज करेगा तो CH3COO- बनेगा, और ये जो CH3COO- है इसी को तो कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। तो CH3COO- का भी इसको सॉल्ट कहा जा सकता है और एसिड का भी सॉल्ट कहा जा सकता है। तो दोनों तरीके से आपको समझनी है बात को। एक ही बात है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट कहे या वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट कहे, तो देन वी गेट द बफर सॉल्यूशन। तो अगर CH3COOH और CH3COONA को मिक्स करें सो दिस इज द बफर सॉल्यूशन। लेकिन एक इसमें छिपी हुई बात और है। क्या? ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट का एक हिस्सा तो इस वीक एसिड से ही जनरेट होगा। तो CH3COO- तो वीक एसिड से ही जनरेट हुआ। लेकिन सॉल्ट में तो दो आयन होते हैं बच्चों, एक माइनस एक प्लस। तो माइनस वाला तो वीक एसिड से ही जनरेट हुआ। लेकिन ये जो प्लस वाला पार्ट है विच इज Na+, दिस Na+ मस्ट बी जनरेटेड फ्रॉम सम स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। वीक एसिड और उसका जो साल्ट का सॉल्यूशन है जिसको कि हम बफर कहते हैं, तो सॉल्ट का जो कैटायन वाला पोर्शन है वो को पोर्शन एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग बेस से जनरेट होना चाहिए। सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एसिडिक बफर सॉल्यूशन। दिस मस्ट बी पार्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब सवाल पूछा जा सकता है कि सर ऐसा क्यों, स्ट्रॉन्ग बेस से क्यों होना चाहिए? तो जब हम लोग बफर एक्शन पढ़ते हैं, जब ये देखते हैं कि एसिडिक बफर एक्चुअली हाउ इट फंक्शंस, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, देन वी विल कम टू नो कि अच्छा ठीक है Na+ या किसी स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन होने का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट विच इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो हमें याद रखना है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड रहे विच इज द वन पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज इट्स सॉल्ट। बट इसका जो सॉल्ट रहे उस सॉल्ट का एक आयन कहां से आना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस से आना चाहिए। अब ऐसे अगर बेसिक बफर होगा तो नाम में अगर एसिडिक लगा है तो वीक एसिड होना चाहिए और उसका सॉल्ट। नाम में अगर बेसिक लगा है तो वीक बेस होना चाहिए उसका सॉल्ट। ठीक, अब इसके जैसे एक एग्जाम्पल तो आपने ये लिखा है, और एक तो कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे
से phosphoric acid H3PO4. So this is again a weak acid. अब इसका सॉल्ट, तो इसके सॉल्ट में भी क्या करना होगा आपको कि इसको लिखते हैं NaH2PO4. सो दिस इज द सॉल्ट. तो अब यहां भी क्या है कि H2PO4 माइनस इसी वीक एसिड से आया, Na प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया है ना. थर्ड एग्जांपल कर लेते हैं. से SCN. This is a weak acid. SCN is a weak acid and its salt, say NaCN, or you can say KCN. So all these are the example of buffer solution. All these are the examples of buffer solution. अब बच्चों थोड़ा सा और अगर टेक्निकली बात करें तो ऐसे लिखा रहता है, इसमें भी एक्वस लिखा रहेगा, इसमें भी एक्वस लिखा रहेगा, क्योंकि एकदम सॉलिड एसिड बेस तो हम लोग मिलाते नहीं है, तो दो सॉल्यूशंस को मिला देते हैं. तो इसका भी एक्वस सॉल्यूशन, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन. पीछे भी आप उसी तरह कर सकते हैं. CH3COOH का एक्वस सॉल्यूशन और CH3COONA का एक्वस सॉल्यूशन. तो वो वी मिक्स एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट and we prepare another new solution which will act as a buffer solution. तो ये हो गया बफर. अब आता है अपना दूसरा क्लासिफिकेशन विच इज द बेसिक बफर. बेसिक बफर सॉल्यूशन. तो ये बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या है, गौर करिए. देखिए, अब बेसिक बफर सॉल्यूशन भी उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं. जैसे वहां पे एसिडिक बफर था तो वीक एसिड उसका सॉल्ट था. यहां पर बेसिक बफर है तो क्या करेंगे, इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस salt of weak base. Salt of weak base. इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप. कैसे, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ऐसे भी लिखा जा सकता है. लेकिन फिर ध्यान क्या रखना है, यहां जो सॉल्ट बन रहा है उसका एक आयन तो वीक बेस का होना चाहिए, बट दूसरा आयन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड से, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड से. तो ये जो आपने सॉल्ट बनाया है, इस सॉल्ट का एक आयन जो होगा, अब आयन में भी कैटायन होगा कि एनायन होगा, हम आराम से बता सकते हैं. देखो कैसे, जैसे एक वीक बेस है, तो वीक बेस का काम क्या होता है कि H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो कैटायन बनाएगा. तो यहां पर एनायन होना चाहिए. इसका जो एनायन होगा, एनायन मस्ट बिलोंग टू अ स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे वहां कैटायन था वो स्ट्रॉन्ग बेस से होना चाहिए था, ऐसे यहां एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड से होना चाहिए. ऊपर वाले क्वेश्चन में या ऊपर वाले सेगमेंट में जो एसिडिक बफर कर रहे थे, एक चलो और एग्जांपल लिख लेते हैं, उससे एक चीज और स्पष्ट हो जाएगी. जैसे कोई कहे कि ठीक है सर, HCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं और NaCl ले लेते हैं, तो नहीं चलेगा. तो नहीं चल पाएगा बच्चों. वाई? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज द सॉल्ट ऑफ द सेम एसिड. सो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द वीक एसिड. तो कोई कहे कि क्या इससे हम बफर की तरह इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे डेफिनेटली नॉट. आपका ये कैसा हो जाएगा, दिस इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन. दिस इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन. तो बफर सॉल्यूशन के लिए अगर एसिडिक बफर है तो एसिड का वीक होना एकदम मस्ट है. बेसिक बफर है तो बेस का वीक होना एकदम मस्ट है.
Again, if you are so curious, sir, why this must be weak? What is the role of the weak base? Can't it be strong base? Is there any issue? Yes, definitely there is some issue. तो वो कैसे सर, क्या इशू रहता है? तो अगर उतना एंजाइटी है और उतना समझना है तो फिर हम लोग आगे जब बफर एक्शन पढ़ते हैं तब उसमें सब बात समझ आ जाएगी. अब चलो इसके भी एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं. अब हम लोग बेसिक बफर कर रहे थे ना, तो बेसिक बफर में सबसे पहली बात का क्या ध्यान रखें कि हमारा जो बेस रहे वो बेस कैसा रहे, वो बेस रहे कमजोर. तो बेस कमजोर रहे, जैसे कई बेस पॉसिबल हैं. जैसे एक बहुत ही फेमस कमजोर बेस होता है अमोनिया. तो अमोनिया और अमोनिया का सॉल्ट, लेकिन उस सॉल्ट का दूसरा हिस्सा कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हो. जैसे ये जो आपने सॉल्ट लिखा है, ये सॉल्ट कैसा है, NH4+ और Cl-. अब इसी में ये बात भी समझी जा सकती है कि ठीक है सर, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बेस है और ये उसका सॉल्ट है, लेकिन अभी आप बताए थे सर कि सॉल्ट कॉन्जुगेट एसिड का ऐसा भी लिखा हो सकता है. तो कोई बड़ी बात नहीं है कि चीज़ है. देखो क्या होता है बच्चों, ये अमोनिया अपना बेसिक नेचर कैसे देगा, तो ये NH4+ बना लेगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा. सो नाउ दिस इज अ वीक बेस एंड दिस इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड. H+ को एक्सेप्ट कर लिया तब कॉन्जुगेट एसिड बना लिया. तो अब ये उसका भी सॉल्ट कहा जा सकता है. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि NH4+ का सॉल्ट है, कोई इसको अमोनिया का सॉल्ट भी बोल सकता है, एक ही बात है ना. बट वीक बेस और उसका सॉल्ट होना आवश्यक है. एक सेकेंड बच्चों होल्ड करें. हेलो, इस एरिया में किसी का फोन भी नहीं बजना चाहिए. एकदम बोल दीजिए, अब एकदम नहीं आवाज आनी चाहिए. ओके, ये तो हो गया पहला. ऐसे और भी कई एग्जांपल्स पॉसिबल हैं बच्चों, है ना. एक और कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं, हाँ कर देते हैं. अब जैसे एक बहुत ही वीक बेस होता है ऐसे NH4OH, इट इज ऑल्सो अ वीक बेस. अब इस NH4OH को इसके सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दीजिए, सॉरी सॉल्ट के साथ मिक्स कर दीजिए. सो दिस इज NH4Cl, है ना. तो अब जैसे ये बेस है, तो अब ये अपना बेसिक नेचर कैसे देगा, ये ऐसे देगा कि जो NH4OH है वो NH4+ और OH- में टूट जाएगा. तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड. सो नाउ दिस इज योर वीक बेस एंड दिस इज इट्स सॉल्ट. और जनरली ऐसा ही आप पाएंगे कि वीक बेस और उसका सॉल्ट होना चाहिए. कोई बहुत ही ज्यादा ही कलाकार है तो कहेगा कि वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट. तो आप कहेंगे ठीक है भाई, हम जानते हैं इतना, उसका भी सॉल्ट कह सकते हैं, कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट भी कह सकते हैं, लेकिन वीक बेस होना जरूरी है. तो ये हो गया आपका बेसिक बफर. अब बेसिक बफर के बाद जो थर्ड कैटेगरी है आपके बफर सॉल्यूशन की, दैट इज न्यूट्रल बफर. दैट इज न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन. अब देखिए साहब, ये न्यूट्रल बफर क्या है, गौर करें. अब एसिडिक बफर है तो उसमें तो कहा भाई कि वीक एसिड होना चाहिए. बेसिक बफर में बोला गया कि वीक बेस होना चाहिए. तब ये न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रल में क्या होता है बच्चों, ये जो न्यूट्रल बफर होता है, दिस इज सॉल्यूशन
दिस इज सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट और ये सॉल्ट कैसे रहे, ये सॉल्ट होना चाहिए वीक एसिड, ये सॉल्ट होना चाहिए वीक एसिड, और वीक बेस से जो सॉल्ट बने वैसा सॉल्ट चाहिए, वीक बेस। देखो समझिए कैसे, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हमें एक ऐसे सॉल्ट को लिखना होगा इसके एग्जाम्पल में जो वीक एसिड, भाई एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो हमें एक ऐसा सॉल्ट चाहिए जो वीक एसिड और वीक बेस के एसिड बेस रिएक्शन से प्रिपेयर हो। तो एक ऐसा सॉल्ट क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं CH3COONH4 एक्वस। देखो ये एक न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन होगा। देखो कैसे, हमने एक वीक एसिड लिया बच्चों CH3COOH एक्वस, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, सो दिस इज अ वीक एसिड। और क्या किए कि एक वीक बेस का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, सो से दैट इज NH4OH एक्वस। नाउ दिस इज वीक बेस। अब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन इज अ एसिड बेस रिएक्शन। तो मिलेगा क्या अपने को CH3COONH4, सो दिस इज द सॉल्ट एक्वस। और उसके साथ साथ क्या होगा बच्चों, पानी बाहर आ जाएगा, H2O बाहर आ गया, H2O बाहर आ गया, यहां का H निकला, ये H निकला और ये OH निकला। तो इसका केवल यही सॉल्ट टिल है। जैसे अभी तक पीछे जो बफर कर रहे थे बच्चों, उसमें क्या होता था कि दो कंपोनेंट होते थे, एक एसिड, वीक एसिड तो उसका सॉल्ट, या वीक बेस तो उसका सॉल्ट, यहाँ एक ही कंपोनेंट है। तो ये जो न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन होते हैं ये बाकी से इस मामले में अलग है कि इनमें क्या होता है बच्चों, ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट, और पीछे के जो थे उनमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते थे। तो लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। जैसे ले लिए NH4CN एक्वस, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट। अब जैसे ये सॉल्ट कैसे बना, तो हमने एक वीक बेस ले लिया, उसका एक्वस सॉल्यूशन लिए, और एक वीक एसिड ले लिए, उसका एक सॉल्यूशन ले लिए, फिर एसिड बेस रिएक्शन हो गई, तो अमोनियम साइनाइड बन जाता है और पानी बाहर निकल जाता है, डन। ये भी एक सॉल्यूशन। ये थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी बच्चों, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में है। जैसे कि पिछले वाले में हम लोग रिवर्सिबल लिखे थे, यहां भी रिवर्सिबल लिखना होगा। ओके, सो नाउ इट्स ओवर। अब ये जो बफर सॉल्यूशन हमने पढ़ा, थोड़ा एक एग्जांपल से भी समझ लिया जाए। कुछ क्वेश्चन देते हैं तो पता चलेगा कि हमारा बफर पर कितना मजबूत हाथ हो गया है। तो एक जो सबसे इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं बफर के, वो यही आते हैं कि पिक विच इज द बफर सॉल्यूशंस, प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज बफर। केवल इतना ही अगर पता हो और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कितना बढ़िया है ना। सो सबसे बेसिक कैटेगरी के क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, चेक विच इज बफर सॉल्यूशन, check which is buffer solution. So let's have 2-3 questions. First, second, third, तीन देखते हैं। So पहला देख लिए CH3COOH aqueous plus NH4Cl aqueous. Now come to the second. Second is ammonia का aqueous solution, और उसमें मिक्स कर दिए
NaH2PO4 aqueous. Now come to the third, H2S aqueous solution, और उसमें मिला दिए NaHS aqueous solution. अब पूछा गया आंसर बताइए. पहले की बात करें तो पहला जो है बच्चों वो ये तो वीक एसिड है ना. दिस इज वीक एसिड, वेरी फाइन. और ये जो सॉल्ट है वो इसका सॉल्ट ही नहीं है. सॉल्ट तो है लेकिन ये पता नहीं किसका सॉल्ट है. इसका तो नहीं है, ये तो बफर होने से रहा. दूसरा, ये वीक बेस है, ये सॉल्ट है, लेकिन तो फॉस्फोरिक एसिड का सॉल्ट है, ये अमोनिया का सॉल्ट है, तो फिर ये भी बफर नहीं होगा. भाई अगर यहां पर सॉल्ट होना चाहिए तो इसी का सॉल्ट हो, इस वीक एसिड का सॉल्ट हो, तब बफर माना जाता है. यहां पर H2S इज अ वीक एसिड और सॉल्ट भी देखो उसी का है, तो फिर ये कैसा हो जाएगा? ये बफर सॉल्यूशन हो जाएगा. ध्यान रहे सॉल्ट का जो दूसरा पार्टनर है, जैसे सॉल्ट की अगर बात करें तो इस सॉल्ट को बनाने में दो लोगों का योगदान है, Na+HS-. तो एक हिस्सा तो इस वीक एसिड से ही आता है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो कहां से आना चाहिए? वो आना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस से. अगर बेसिक बफर है तो सॉल्ट का दूसरा हिस्सा स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा, और अगर एसिडिक बफर है तो सॉल्ट का दूसरा हिस्सा स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा. कोई पूछे कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट मिलाने से कैसा बफर होता है तैयार, तो आप कहेंगे सर वीक एसिड है तो इसे हम नाम देंगे एसिडिक बफर. ये हो जाता है एसिडिक बफर. एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, दैट वुड बी द लास्ट. अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि गौर से देखें. सेम वीक एसिड लिया हमने, बट अब ऐसे कर दिया NH4HS aqueous. नाउ वी नीड टू आंसर वेदर इट इज बफर और नॉट. तो वही प्रक्रिया है. पहले तो देखना है कि जो सॉल्ट नहीं है वो क्या है. तो देखिए कि भाई ये तो वीक एसिड है, अच्छी बात है, और ये वीक एसिड का ही सॉल्ट भी है, ये भी बहुत अच्छी बात है. अब जरा सॉल्ट को भी थोड़ा एनालाइज कर ले तो NH4+ और HS-. सो दिस HS- तो उसी वीक एसिड का ही हिस्सा है, लेकिन ये जो दूसरा पोर्शन है विच इज द कैटायन, दिस कैटायन बिलोंग टू अ वीक बेस. जबकि क्या सीखे अभी कि जो सॉल्ट हो उसका दूसरा हिस्सा स्ट्रॉन्ग पेरेंट से आता हो, स्ट्रॉन्ग पेरेंट से आता हो, लेकिन ये तो बेचारा वीक पेरेंट से आया है. तो फिर ये फोर्थ भी वीक एसिड और उसी का सॉल्ट है, लेकिन यहां पर सॉल्ट का दूसरा हिस्सा भी वीक से ही जनरेट हो रहा है, तो इसे हम फिर बफर सॉल्यूशन की कैटेगरी से बाहर कर देंगे. तो आउट ऑफ दीज 4 एग्जाम्पल्स ओनली one is the proper buffer and it is acidic buffer. So that's about the basic part of the buffer, basic fundamental, which is what is buffer solution, what is the basic logic of buffer solution, and what are the various types of this buffer solution. That's completely over.